नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 9 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर के आप नोट्स बना सके, इसके लिए जो है आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे। तो दोस्तों, डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां से आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। और जैसा कि करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोशिश करिए रेगुलर सेशन को फॉलो करिए, कोई भी सिंगल सेशन आप मिस करिए। मॉर्निंग में 7 बजे आपकी क्लास डेली चलती है, ठीक है? तो रेगुलर फॉलो करिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। इसी के साथ साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो अभी हाल ही में बताइए किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पे आए थे, जिनका नाम है दोस्तों विलियम सामो रोतो। तो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? जिन्हें देखिए, जो करंट अफेयर रेगुलर फॉलो करता है उन्हें पता होगा, जो अवेयर होंगे अपने डेली करंट अफेयर से वो बहुत इजीली आंसर कर लेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर करते रहिए। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केन्या। जो ये अफ्रीकी देश है दोस्तों केन्या के राष्ट्रपति हैं विलियम सामोई रूतो, जो कि अभी भारत यात्रा पे थे। 4 दिसंबर को ये भारत यात्रा पे आए थे, 3 दिवसीय यात्रा पे थे ये केन्या के राष्ट्रपति दोस्तों विलियम सामोई रूतो, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इनका जो है ये भारत की पहली यात्रा थी, जब से ये राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद इनकी ये जो भारत की पहली यात्रा थी। साथ ही साथ 5 दिसंबर की बात है दोस्तों, राष्ट्रपति जो रूतो है इन्होंने राष्ट्रपति भवन में इनका जो है औपचारिक स्वागत किया और इन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की, मुलाकात की। इस दौरान जो कि दोस्तों इन्होंने केन्या के जो राष्ट्रपति इन्होंने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम था जिसका नाम है व्यापार और निवेश कार्यक्रम, उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया, भाग लिया। ठीक है, तो ये केन्या के राष्ट्रपति चूंकि भारत यात्रा पे आए थे तो भारत और ठीक है केन्या के बीच में कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए। यहाँ के जो प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो केन्या के राष्ट्रपति दोस्तों विलियम सामोई रूतो, उनके बीच में चर्चाएं हुई और इन चर्चाओं के परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच में 5 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। और ये कौन कौन से क्षेत्रों पे जो है समझौता किया गया? खेल क्षेत्र में किया गया, शिक्षा के क्षेत्र में किया गया और डिजिटल समाधान जैसे जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें जो है एक दूसरे को सहयोग करने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण 5 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। साथ ही साथ दोनों नेताओं ने यानी कि भारत के प्रधानमंत्री और साथ ही साथ जो केन्या के राष्ट्रपति हैं इन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में जो समुद्री जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक संयुक्त दृष्टि दस्तावेज का भी इन्होंने अनावरण किया है। ठीक है, यहाँ पे केन्याई पक्ष ने अपने कानून के अनुसार, ध्यान रखिएगा केन्या में जो अपना कानून है उस कानून के अनुसार कृषि क्षेत्र में, ठीक है, कृषि क्षेत्र में जो कि सहयोग पर जोर देते हुए जो भारतीय कंपनियां हैं उन कंपनियों को खेती के लिए जमीन की पेशकश की है कि भाई जो भारतीय कंपनियां वो केन्या में आकर के क्या करें, कृषि क्षेत्र में कार्य करें, लेकिन कहा कि कानून के अनुसार, केन्या के कानून के अनुसार। और एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में देखा जाए तो जो भारत ने केन्या को उनके कृषि के आधुनिकीकरण के लिए कुछ जो है ऋण भी उपलब्ध कराए। कितने? तो 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की प्रतिबद्धता भी जताई है भारत ने केन्या को। किस लिए दोस्तों? तो कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो वहां के राष्ट्रपति यानी कि जो केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो, उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान जो है रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समझौते थे जो केन्या और भारत के बीच में समझौता जो है किया गया है, जो हुआ है। इसी के साथ साथ केन्या दोस्तों अफ्रीका का एक देश है जिसकी जो है आप यहाँ पे देखिए अफ्रीका का मैप है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों केन्या। ठीक है, केन्या जिसकी कैपिटल दोस्तों क्या है? नैरोबी है। और ये देखिए हिंद ओशियन, इंडियन ओशन से लगा हुआ है। इसी कारण से भारत और केन्या ने जो है इंडियन ओशन में एक दूसरे को सहयोग करने के लिए जो है समझौता किए हैं।
इसकी जो देखिए सीमा किससे किससे लगती है दोस्तों, तो कुछ महत्वपूर्ण देशों से, जिसमें से देखा जाए सोमालिया से लगती है, इथोपिया से, साउथ सुडान से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, युगांडा से और तंजानिया से अपनी सीमा को साझा करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक लेक विक्टोरिया, जो इसकी तस्वीर आप देख रहे होंगे दोस्तों, ठीक है, लेक विक्टोरिया से भी ये अपनी सीमा को साझा करता है। तो जैसा कि मैंने आपको कुछ क्लास पहले बताया था, जो लेक विक्टोरिया दोस्तों वो 3 देशों से अपनी सीमा को साझा करती है। एक तो केन्या से करती है, दूसरा देखा जाए युगांडा से करती है, ठीक है, तीसरा देखा जाए तो तंजानिया से करती है। और मैंने आपको इसके बारे में एक जो है ट्रिक भी बताया था कि विक्टोरिया के पास कुत्ता है, ठीक है, यहाँ पे देखे हो गया ना, विक्टोरिया के पास कुत्ता है, केन्या, युगांडा, तंजानिया। तो इससे आप याद कर सकते हैं लेक विक्टोरिया की जो है, इसी से लेकर रिवर जो नाइल यहाँ से ही निकलती है, नाइल जिसे देखिए इजिप्ट का क्या कहा जाता है दोस्तों, वरदान कहा जाता है, तो यही से ही निकलती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के लिए मैपिंग करते रहिए। तो ये था पहला आज का हमारा प्रश्न, और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो बताइए किस राज्य से संबंधित दोस्तों ये गरबा नृत्य है, जिसको हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में, सूची में शामिल किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है गुजरात, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, इसकी सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक के दौरान जो है ये 2003 का एक कन्वेंशन था दोस्तों, उसी कन्वेंशन के प्रावधानों के तहत यूनेस्को ने दोस्तों गुजरात का जो गरबा नृत्य है उसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो है सूची में शामिल किया है। तो ध्यान रखिएगा 18वीं बैठक थी, और ये जो 18वीं बैठक थी दोस्तों ये कहाँ पे आयोजित की गई? तो बोत्सवाना में चल रही थी। ये जो यूनेस्को की यानी कि ये जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को, इसकी जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो 18वीं बैठक है बोत्सवाना में चल रही थी। और इसी बोत्सवाना बैठक के दौरान, ठीक है, बोत्सवाना सम्मेलन के दौरान जो है ये फैसला लिया गया कि गरबा को जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया जाएगा, ये 6 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कहां पे ये बैठक हुई थी जिस दौरान ये फैसला लिया गया था। तो बोत्सवाना सम्मेलन के दौरान ये फैसला लिया गया, 18वीं बैठक थी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जो है गुजरात के गरबा नृत्य को शामिल किया गया। गुजरात के दोस्तों जो गरबा नृत्य है इस सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वीं धरोहर है। ध्यान रखिएगा कितनी जो अन्य 14वीं धरोहर है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर करिए। अन्य जो है 14वीं धरोहर कौन सी, इसी बहाने आप देखेंगे और इसी बहाने जब आप टाइप करोगे, ठीक है, इसको चाहती तो मैं भी यहाँ पे आपको उपलब्ध करा देती यहाँ पे पूरे डेटा को, लेकिन जब आप टाइप करते हो, जब आप लिखते हो चीजों को, तो ध्यान रखिएगा वो आपके लिए आपके माइंड में लॉन्ग लास्टिंग जो है रहती है, बहुत समय तक वो जो है आपके माइंड में बैठती है। इसलिए आप मुझे बताइए अन्य जो है 14 धरोहर कौन सी है जो भारत की है, जिसको विश्व की, ठीक है, यूनेस्को के अमूर्त धरोहर जो है शामिल किया गया है। ये जो उपलब्धि है दोस्तों, ये जो शामिल किया गया गरबा को, ये सामाजिक और लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने की, ठीक है, बढ़ावा देने वाले एक एकीकृत शक्ति के रूप में गरबा की महत्वपूर्ण भूमिका को क्या करती है, रेखांकित करती है। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट ये भी है जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है दोस्तों, इसके जो है यहाँ पे भारत को देखा जाए 2022 में, ठीक है, 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए, ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के 2023 की कन्वेंशन की 24 सदस्यीय एक अंतर सरकारी समिति है। इस अंतर सरकारी समिति का हिस्सा चुना गया था दोस्तों भारत को 2024 में, माफ करिएगा 2022 में। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। ध्यान रखिएगा एक बात, भारत नहीं था जिसको इस 24 सदस्यीय अंतर सरकारी समिति में चुना गया था, कुछ अन्य देशों को भी इसके लिए चुना गया था भारत के साथ साथ। ये अन्य देश कौन से हैं जो इस अंतर सरकारी समिति में जो है शामिल हुए थे? एक देखा जाए अंगोला है, बांग्लादेश है, बोत्सवाना है, ब्राजील है, बुर्किना फासो है, कोटे डी आइवीर है, चेकिया, ठीक है, इथोपिया है, जर्मनी है, मलेशिया है, मॉरिटानिया है, मोरक्को, पनामा, पराग्वे, पेरू, यहाँ पे कोरिया गणराज्य, रवांडा, सऊदी अरब, स्लोवाकिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, उज्बेकिस्तान और वियतनाम, ठीक है, इन अन्य देशों को भी जो है इस अंतर सरकारी समिति में जो है शामिल किया गया था, ठीक है, किसमें दोस्तों? ये 2003 के कन्वेंशन की जो है अंतर सरकारी समिति 24 सदस्यीय, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गरबा को दोस्तों जो है अंतर सरकारी समिति के 18वीं बैठक के दौरान जो है शामिल किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय का कौन सा स्थान है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल रैंकिंग है दोस्तों, इसमें देखा जाए दिल्ली विश्वविद्यालय का कौन सा स्थान है? ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है ए,
220वां। ध्यान रखिएगा, भारत के परिदृश्य से देखा जाए तो भारत का पहला स्थान है। ठीक है, पूरे भारत में जो यूनिवर्सिटी है उनमें दिल्ली विश्वविद्यालय का जो है पहला स्थान है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल रैंकिंग में तो 220वें स्थान पे। ठीक है, अंडर 100 में भी नहीं रही है। तो यहाँ पे क्यूएस जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, पूरे विश्व की यूनिवर्सिटी में जो है दिल्ली विश्वविद्यालय की जो रैंकिंग थी ये 220वीं थी। ठीक है, लेकिन अगर हम भारत के परिदृश्य में देखें तो दिल्ली विश्वविद्यालय को, ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। रैंकिंग में देखा जाए दिल्ली विश्वविद्यालय को विश्व भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 220वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत में से पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई यहाँ पे जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल रैंकिंग है दोस्तों, इसमें पहला स्थान किसको मिला है, तो ओवरऑल रैंकिंग की बात करें दोस्तों तो टोरंटो जो विश्वविद्यालय है उसे इस सूची में पहला जो है रैंक हासिल हुआ है। वही कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्केल को जो है दूसरा स्थान मिला है, और यहाँ पे जो है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान मिला है। अगर देखा जाए इस वर्ष जो है रैंकिंग जो ये जारी की गई क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें कुल 95 देश शामिल थे, और कितनी यूनिवर्सिटी कितनी संस्थान शामिल थी, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1397 जो संस्थान शामिल थे। यहाँ पे विश्वविद्यालय के प्रदर्शन का जो मूल्यांकन किया गया था वो 3 मापदंडों के आधार पर किया गया था। ये 3 मापदंड कौन से थे, तो पर्यावरणीय प्रभाव है, सामाजिक प्रभाव है और शासन है। इन 3 मापदंडों के जो है आधार पर ये जो है विश्वविद्यालयों को क्या किया गया, रैंकिंग जो है प्रदान की गई है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय को भारत में पहला स्थान मिला है। लेकिन ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो 220वां स्थान है। वहीं अगर हम बात करें विश्व में पहला स्थान किसको है दोस्तों, तो टोरंटो विश्वविद्यालय को है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि किस भारतीय आईटी कंपनी ने डेटा केंद्रों में इमर्शन कूलिंग सेवाओं को अपनाने के लिए ऊर्जा कंपनी शेल के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा किया है। तो आप बताइए किस आईटी कंपनी ने जो है शेल के साथ जो है समझौता किया है, किस चीज के लिए, तो यहाँ पे जो है डेटा केंद्रों में इमर्शन कूलिंग सेवाओं को अपनाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है डी है, इंफोसिस ने। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी है, इंफोसिस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय आईटी सेवाओं की दिग्गज कंपनी दोस्तों इंफोसिस, इसने हाल ही में डेटा केंद्रों में, ठीक है, इमर्शन कूलिंग सेवाओं को अपनाने के लिए ऊर्जा कंपनी सेल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा किया है। इस सहयोग का दोस्तों उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण के अनुकूल डेटा केंद्रों के लिए एक एकीकृत समाधान तैयार करने के लिए भागीदारों के नेटवर्क द्वारा समर्थित डिजिटल और ऊर्जा डोमेन में दोनों संगठनों को की ताकत का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो है इन चीज ध्यान रखिएगा किसके साथ साझेदारी की, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। अगला है किसे तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, जैसा कि अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए हाल ही में कितने राज्यों में जो है चुनाव हुआ है। ठीक है, और आप मुझे बताइए किन किन राज्यों में कौन कौन से जो है पार्टी ने सरकार बनाई है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसमें से एक चुनाव में देखा जाए तेलंगाना में, ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने जो है कांग्रेस पार्टी जो है विजयी रही है, जिससे देखा जाए रेवंत रेड्डी को जो है नया मुख्यमंत्री बनाया है। तो यहाँ पे कांग्रेस ने दोस्तों रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के नया मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया है। तेलंगाना प्रदेश जो है उसमें कांग्रेस के जो लोकप्रिय अध्यक्ष लोकप्रिय युवा चेहरा माने जाते हैं दोस्तों रेवंत रेड्डी। इन्होंने सत्ता की बागडोर थामने के लिए बहुत पुरानी जो है पार्टियों को जो दिग्गज थे, जो इस पार्टी चुनाव के दौरान जो है एकदम होड़ में थे, उनको इन्होंने पीछे किया है। और ठीक है, और इसी के साथ रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के नए जो है मुख्यमंत्री बने हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष दोस्तों कौन है ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। उनकी ओर से देखा जाए राज्य कांग्रेस विधायक दल का जो नेता जो मनोनीत किया जा रहा था, उसके साथ ही तेलंगाना की नई सरकार के गठन का रास्ता जो है साफ हो गया। तो तेलंगाना में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के जो मुख्य चेहरे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं वो जो है रेवंत रेड्डी। इसी के साथ साथ दोस्तों एक अन्य नियुक्ति की भी बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन है गीतिका कोल। इनको जो दुनिया का जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन में ये तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की जो पहली महिला चिकित्सा अधिकारी दोस्तों कौन बनी है, तो कैप्टन गीतिका सिंह बनी है, गीतिका कोल बनी है, माफ करिएगा। इससे पहले उन्होंने प्रतिष्ठित सियाचिन बैटल स्कूल में इंडक्शन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक भी पूरा किया था। ठीक है, तो एक अन्य नियुक्ति है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक अन्य चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे चीन ने देखे जो है अपने यहाँ अफगानिस्तान के एक राजदूत के रूप में जो तालिबान के द्वारा एक मनोनीत अधिकारी थे जिनका नाम है बिलाल करीमी, तो बिलाल करीमी को राजनयिक दर्जा देने वाला देश, दुनिया का पहला देश जो बन गया दोस्तों वो चीन बन गया। तो अफगानिस्तान के जो राजदूत के रूप में तालिबान द्वारा मनोनीत अधिकारी बिलाल करीमी को राजनयिक दर्जा प्रदान किया गया चीन के द्वारा। और इस तरह देखा जाए यहाँ पे जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और काबुल में जो तालिबान संचालित सरकार है उस तालिबान संचालित सरकार को वैधता जो है प्रदान किया गया औपचारिक रूप से किसके द्वारा? चीन के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मंगल ग्रह पर रोवर चलाने वाली या संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बनी है दोस्तों अक्षता कृष्णमूर्ति। करेक्ट आंसर इज ए है। तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति ने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की है। कमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनकी तस्वीर है, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। इन्होंने देखा जाए वर्तमान में मंगल ग्रह पर दृढ़ता रोवर सहित कई अंतरिक्ष मिशनों पर काम कर रही हैं। इसी के साथ साथ मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक के रूप में उनकी अविश्वसनीय उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में उनके समर्पण और विशेषज्ञता को दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मंगल ग्रह पर जो है रोवर संचालित करने वाली जो भारतीय महिला बनी है वो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति बनी। ठीक है, इसी के साथ साथ एक अन्य नियुक्ति की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे भारतीय ठीक है, और दिवालियापन बोर्ड है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? IBBI कहते हैं। ठीक है, IBBI ने जो है अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। किसे किया है? जितेश जॉन को किया है, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं। इन्होंने देखा जाए 1 दिसंबर से, किन्होंने जितेश जॉन ने 1 दिसंबर से ठीक है IBBI में अपनी जो है भूमिका, अपनी पद को संभाला है। इससे पहले उन्होंने देखा जब विद्युत मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया और ये 2001 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी थे। इसी के साथ साथ यहाँ पे कारपोरेट मंत्रालय जो मामलों के मंत्रालय ने संदीप गर्ग को, ठीक है, संदीप गर्ग को यहाँ पे IBBI के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भी नियुक्ति के लिए कारोत्तर मंजूरी दिया है। इनकी जो नियुक्ति है ये पदभार जब ग्रहण करेंगे उसके बाद से 5 साल के लिए वो या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो उससे जो है उस पद पर बने रहेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जितेश जॉन को भारतीय दिवाला और दिवालेपन बोर्ड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ पूर्णकालिक सदस्य जो नियुक्त किया गया है IBBI का वो किया गया है संदीप गर्ग को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज बनाया जाएगा? तो किस देश के द्वारा बनाया जाएगा दोस्तों? ये करेक्ट आंसर इस C है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा जो है क्रूज जहाज बनाया जाएगा। और इस क्रूज जहाज का नाम क्या होगा दोस्तों? फ्रीडम शिप होगा। ठीक है, और इसे कहा जाएगा तैरता हुआ शहर। इतना बड़ा है कि ये शहर की तरह लगेगा अपने आप में। ठीक है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसमें लगभग एक जहाज में जो है 1 लाख लोग जो है रह सकते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोत में 6 गुना जो है बड़ा होगा। और इसे किस कंपनी के द्वारा जो है बनाया जा रहा है? तो अमेरिका की पोत निर्माण कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है फ्रीडम क्रूज लाइन इंटरनेशनल, और इसीलिए इसका फ्रीडम शिप नाम भी दिया गया। इस कंपनी के द्वारा जो है इस पोत के निर्माण की, जो इस क्रूज जहाज के निर्माण की घोषणा की गई है। ये जो जहाज है दोस्तों ये 25 मंजिला होगा। ठीक है, और तैरते हुए शहर में जो आम शहर की तरह सारी सुविधाएं होंगी, जो एक आम शहर में सुविधाएं होती है वो होंगी। और एक पोत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचने के लिए दोस्तों छोटे वाहन का भी इस्तेमाल होगा। इसकी छत पर हवाई पट्टी भी होगी जिससे छोटे विमान जो यहाँ पे उड़ान भर सकेंगे। इसमें स्कूल होगा, अस्पताल, जिम, रेस्टोरेंट भी होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें जेल का भी निर्माण होगा। अगर कोई बदमाशी किया तो उसको जेल में भर दिया जाएगा। ठीक है, जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रूज जहाज जो बनाया जाएगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा बनाया जा रहा है। नाम क्या है दोस्तों? फ्रीडम शिप। इसी के साथ साथ केरल का सबसे बड़ा लग्जरी जहाज बना है दोस्तों जिसका नाम है क्लासिक इंपीरियल। ठीक है, क्लासिक इंपीरियल जो कि केरल का सबसे बड़ा लग्जरी जहाज है और ये एक इलेक्ट्रिक शिप है। और इस शिप का जो उद्घाटन किया गया दोस्तों वो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी उनके द्वारा किया गया। इस जहाज को कोची से जो है लॉन्च किया गया है और इसका जो निर्माण किया गया है इंपीरियल जो है क्लासिक इंपीरियल का जो निर्माण किया गया है वो उद्यमी ठीक है निषिद्ध के जॉन के द्वारा किया गया है। ये जो जहाज है दोस्तों ये केरल में निर्मित अपनी तरह का सबसे बड़ा जहाज है और इस क्लासिक इंपीरियल का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था
वो मार्च 2020 में हुआ था। ठीक है, क्लासिक इंपीरियल का जो निर्माण किया जा रहा है वो भारतीय शिपिंग रजिस्ट्रार के द्वारा जो निर्धारित कुछ सुरक्षा मानक हैं उन सुरक्षा मानकों के अनुपालन के अनुसार जो है किया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्लासिक इंपीरियल ये केरल का सबसे बड़ा लग्जरी जहाज है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रोजेक्ट जेमिनी का अनावरण किया गया है। तो प्रोजेक्ट जेमिनी का अनावरण किस संस्था के द्वारा किया गया दोस्तों, ये किया गया गूगल के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हाल ही में देखा जाए गूगल ने मानव सदृश व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किए गए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल जिसका नाम है प्रोजेक्ट जेमिनी, उसका जो है अनावरण किया है। ध्यान रखिएगा, मानव सदृश व्यवहार जो है प्रदर्शित करता है, ये एआई है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका नाम है प्रोजेक्ट जेमिनी। जेमिनी का लक्ष्य क्या है दोस्तों, गूगल का जो एआई संचालित चैटबॉट है, ठीक है, चैटबॉट बोर्ड के कार्यों को सहज करना, इजी करना, उसमें जो है दक्षता लाना, उसको और अच्छा करना। विशेष करके देखा जाए दोस्तों उन कार्यों में जिनमें योजना बनाना शामिल है। गूगल डीप माइंड जेमिनी को संचालित करने वाला क्या है, एआई प्रभाग है, और ये संभावित वैज्ञानिक सफलताएं प्रदर्शित करते हुए गणित और भौतिकी में इस मॉडल की समस्या समाधान कौशल पर जोर देता है। ठीक है, यहाँ पे हालांकि यहाँ पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कारण जो है आप देखें बहुत सारी चुनौतियां भी शामिल आ रही है। देखिए रोजगार विस्थापन हो रहा है दोस्तों, गलत सूचनाओं का प्रसार भी बहुत तेजी से हो रहा है जो कि चिंता का विषय है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूंकि अपने क्षेत्र में बढ़ रहा है लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन दोस्तों कहाँ शुरू हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, वीडियो को शेयर करते हुए रहिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है नई दिल्ली में। ठीक है, तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का जो आयोजन शुरू हुआ है दोस्तों वो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। और इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का ये क्या है, तीसरा संस्करण है। और थीम क्या है दोस्तों इस फोरम की, तो भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। पहला जो संस्करण था दोस्तों ये 2021 में जो है आयोजित किया गया था। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की बात करें दोस्तों तो संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से जुड़ी एक भारतीय पहल है। और यह फोरम जो है इंटरनेट से संबंधित जो सार्वजनिक नीति के मुद्दे हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के एक मंच के रूप में कार्य करता है। यानी कि जितने भी इंटरनेट संबंधित जो सार्वजनिक नीति है उन नीतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है ये फोरम। और यहाँ पे विभिन्न जो है इससे संबंधित हितधारक इकट्ठा होते हैं और इससे संबंधित चर्चाएं करते हैं जो कि इंटरनेट से संबंधित क्या सार्वजनिक नीति होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों, नई दिल्ली में। और आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है कि सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संयंत्र रिएक्टर JT60SA ने कहाँ परिचालन शुरू किया है। ध्यान रखिएगा ये नाम आपको पता होना चाहिए। ये सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संयंत्र रिएक्टर है JT60SA और इसका परिचालन दोस्तों जापान में शुरू हुआ है। ठीक है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें JT60SA जो है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संयंत्र रिएक्टर है और इसका जो परिचालन शुरू हुआ है दोस्तों वो जापान के इबाराकी प्रांत में जो है इसका परिचालन शुरू हुआ है। इसका जो ये एक संयुक्त पहल है दोस्तों किसकी है, एक तो जापान और साथ ही साथ यूरोपीय संघ की एक संयुक्त पहल है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु संयंत्र रिएक्टर है। और ध्यान रखिएगा जो संलयन होता है वो विखंडन से अलग होता है। ध्यान रखिएगा संलयन में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन जो मिल करके क्या करते हैं दोस्तों, हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे सन में यानी कि सूरज में भी संलयन होता है, बहुत बड़ी मात्रा में जो है यहाँ से ऊर्जा जो है रिलीज होती है। विखंडन क्या होता है दोस्तों, तो एक तकनीकी है और इसका वर्तमान में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं दोस्तों वहां पे विखंडन का जो है उपयोग होता है। और संलयन में देखा जाए एक नाभिक को विभाजित करने के स्थान पे इसमें क्या होता है, इसमें क्या विखंडन में क्या होता है, एक नाभिक जो होता है उसको विभाजित किया जाता है। लेकिन संलयन में क्या होता है कि दो परमाणु जो नाभिक होते हैं उनका संलयन किया जाता है, जैसे कि अभी हमने बताया कि दो हाइड्रोजन को मिलाकर के एक हीलियम का निर्माण होता है। ये जो 6 मंजिला लंबा ये क्या है दोस्तों, JT60SA रिएक्टर है। ये टोक्यो के उत्तर में नाका के पास एक हैंगर में रखा गया है। हैंगर क्या होता है दोस्तों, तो एक बड़ी इमारत होती है जहां पे विमान जो रखे जाते हैं उनको हैंगर कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। OECD ने यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में
भारत की जीडीपी वृद्धि दर प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, कितना प्रतिशत दोस्तों? तो 6.3%। डिजिटल जागरूकता के लिए राज्य सरकार ने मेटा के साथ समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने? कर्नाटक ने। बंधन बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं दोस्तों, कौन हुए? चंद्रशेखर घोष हुए हैं। अगला है, हाल ही में रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियन बने, कौन बने? अभिनव चौधरी बने हैं। और आज का हमारा लास्ट जो है फैक्ट्स ऑफ द डे है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया, किसे किया है? रिच को किया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। रेगुलर सेशन से बने रहिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।